आज हम लोग उम्मीद और जो कह रहे हैं, हमने भी पूरी कान धर के सुना और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल हुए, जो प्रणजय जी का सवाल की बात करते मैं सुनाता हूं, फिर अरुण जी आपसे सवाल करना चाहूंगा, सुनिएगा वो सवाल क्या था उनका, जवाब नहीं है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण। परंजॉय गुहा ठाकुर था। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? ये सवाल थे, जवाब मैं बताता हूं, सुनाने की जरूरत नहीं है। एक का जवाब तो आया था कि आपने वक्त रहते क्यों नहीं इस पे आपत्ति ली, 45 दिनों का वक्त होता है। और जो दूसरा सवाल था उसका भी ऐसे ही गोलमोल सा जवाब था कि पहले भी 2003 में हुआ था। अरे हुजूर, 2003 में हुआ था तो आपको दावे आपत्तियों के लिए 1.5 साल, पौने 2 साल का वक्त मिला था। ये हमें भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, तो हम सबको मालूम है सारी चीजें। लेकिन अरुण जी, इस पे भी आप कीजिएगा कि कोई सवाल का जवाब नहीं। लेकिन आज जो दिखे ज्ञानेश कुमार साहब, तो मैं तो कहूंगा, दोहराऊंगा जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में कम नजर आए और एक राजनेता की भूमिका में ज्यादा नजर आए। ऐसा लगा कि कोई नेता, जैसे भी कहा, चाहे वो कहा गया हो अनिल सर द्वारा या रविंद्र जी द्वारा। क्या कहिएगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अरुण दीक्षित? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी को सतर्क हो जाना चाहिए। अनिल जी ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, रविंद्र ने भी देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है। अभी तक पिछले सालों में हम देखते आ रहे थे, जब भी कभी नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों पर होते हैं, उनके चेहरे पे तनाव, एकदम बिल्कुल घबराहट, ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा उनकी आंखों में है। आप देखिए, ज्ञानेश कुमार जी के चेहरे पर भी उसी तरह के भाव थे, गुस्सा था, कहीं अकड़ थी, कई बार जो है बिल्कुल एकदम आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकारों को ही खा जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जैसी तुकबंदी प्रधानमंत्री करते रहे, घटिया, चाहे संसद हो चाहे मंच हो, वैसे उन्होंने कहा पक्ष प्रतिपक्ष हमारे लिए समकक्ष। ये एक तुकबंदी हुई कि मतलब चुनाव आयुक्त जब ये बात कर रहे थे, और आखिर में जब उन्होंने कहा जय हिंद जय भारत, तो ये मुझे लगा कि अब नरेंद्र मोदी को होश में आ जाना चाहिए कि उनका डुप्लीकेट तैयार हो गया। उतनी ही नौटंकी वो आदमी करता है जितनी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरी नकल की है। सबसे ज्यादा किसी भी सवाल पर, मुद्दे की बात पर जवाब नहीं दिया। जो ठाकुरता साहब ने जो सवाल पूछा, होना ये चाहिए कि 14 को आदेश था, 17 है, माना यही गया था कि 3 दिन में इन्होंने कुछ किया होगा, वो बताने आए। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी सवाल का, बहुत सारे सवाल जो अनिल भाई ने कहा कि पहली बार पत्रकारों के सवाल सही थे, पॉइंटेड थे, लेकिन जवाब नहीं आए। जवाब क्या है, किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? अरे भाई, जो अभी रावत साहब का नाम लिया अनिल जी ने, कि किस कानून के तहत आप हलफनामा मांग रहे हो? हलफनामा मांगने का अधिकार आपके पास नहीं है। जिस सवाल पर ये उठाया उस पर नहीं मांग सकते आप। लेकिन चूंकि ज्ञानेश कुमार है, उनको ज्ञान का अजीर्ण है। ऐसा लग रहा था कि वो ये भूल गए कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और अभी भी उसी वजह से उन्हें ये दायित्व मिला है। मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़े दिन में उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। उनका शहर जिस काम के लिए बड़ा मशहूर है, मुझे लगता है कि उस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये इसके अलावा और सबसे अच्छा काम क्या है कि राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने मतलब वो बड़ा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी चल देते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अब उन्होंने कितना काम दे दिया। संडे के दिन प्रधानमंत्री उन्हीं सब सड़कों का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो पहले हो चुकी है। चुनाव आयोग जिसको घर बैठना था, वो इतवार के दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 1 घंटे का भाषण है, बिना सिर पैर की बातें हैं। मालूम क्या हुआ है?
आज अगर आप ध्यान दें, अनिल जी ने सुना होगा, आज ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पूरे 11 साल के कार्यकाल पे इतना बड़ा सवाल उठाया है कि अगर कोई भी समझदार प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले उन्हें बर्खास्त करता। उन्होंने कहा है कि इस देश के करोड़ों लोग बेघर हैं। प्रधानमंत्री बेचारे 11 साल में हर साल लोगों को करोड़ों घर दे रहे हैं। वो आदमी कह रहा है कि करोड़ों लोग बेघर हैं, उनको हम वोट देंगे। पुलिया के नीचे रहने वाले, फुटपाथ के नीचे रहने वाले, लैंप पोस्ट के नीचे रहने वाले लोगों को वोटिंग कार्ड देंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो झुग्गी बस्ती बनी है उनमें मकान नंबर होते ही नहीं है। तो ये जो नई चीजों का रहस्योद्घाटन किया, कहीं भी बस्ती बस्ती है शहर के अंदर, उसपे सब पे मकान नंबर होता है। मैं भोपाल में जहां रहता हूं, सामने ऐसी बस्ती है, सब घरों के मकान है। गांव का रहने वाला हूं। बहुत साल पहले, कम से कम 50 साल पहले गांव पे मकान नंबर डाले गए थे, और गांव के मकान नाम के साथ गांव में गांव का नाम होता है, आदमी का नाम होता है। तो ये आदमी जो सेवानिवृत्त हो गया, आईएएस था, मुझे लगता है कि इतनी अकल नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि इस व्यवस्था क्या है। बिना नंबर के कोई चीज नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर ज्ञानेश कुमार का मान लें कि करोड़ों लोग बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इतना अच्छा है कि वो उनको वोटिंग राइट देगा, उनको वोटिंग कार्ड देगा। तो भाई जरा पता करवा लीजिए कि पुलों के नीचे रहने वाले, फुटपाथ पे लोग, कितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड है। तो जितना झूठ नरेंद्र मोदी बोलते हैं सार्वजनिक मंच से, उसमें कंपटीशन लगाया हुआ था ज्ञानेश कुमार ने कि बोलेंगे सब झूठ। अब जिस मुद्दे पर बात आती है, जहां की बात आती है, एक और बड़ा झूठ। आज 17 तारीख है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, कह रहे 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में दे दो। अरे भाई, 15 दिन की गिनती भी भूल गए। ऐसा दिमागी संतुलन बिगड़ा है कि अभी 14 दिन भी पूरे नहीं रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं, वो नरेंद्र मोदी की नकल करते करते वो उन्हीं की तरह डिसबैलेंस हो गए। और इसलिए शुरुआत करते हैं तो तुकबंदी करते हैं और आखिर में चुनावी नारा देते हैं। सवाल एक नहीं है, सवाल पूछा गया जिसका जवाब नहीं आया। बीजू जनता दल ने हलफनामा देके शिकायत की थी। अखिलेश यादव ने 18,000 मामलों की शिकायत, उन्होंने एक लाइन से झूठ बोल दिया। जैसे ठीक वैसे ही कि जैसे 3 दिन पहले सेमीकंडक्टर नेहरू ने उसकी उपेक्षा की। पहला सेमीकंडक्टर का कारखाना ही 1968 में लगा, और वो भी अमेरिका में। 64 में नेहरू जी दुनिया छोड़ गए। तो आज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमको मिला है नरेंद्र मोदी का। आज देश को नहीं सतर्क होना चाहिए, मोदी को सतर्क होना चाहिए कि उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला, डंके की चोट पे और चेहरा बना के, वही भाव लाके, भाई तुमको जो सवाल का जवाब देना था वो नहीं दिया। किसी भी चीज के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, आप सरकार की उस पर सवाल उठा रहे हैं कि मकान नहीं है, लोगों के पास बेघर हैं, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं कि हम एसडीएम और उस पे बीएलओ पर इस पे कैसे वो कर लें। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो ये काम करवाएं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो डाटा आपने दिया उसको ही आप गलत कर रहे हैं। उन्हीं कागजों से पीपीटी बनाए। अरुण सर, मैं एक चीज चाहूंगा, मैं इनसे भी एक आप करिएगा, मैं अनिल सर से प्रतिक्रिया लेके फिर आ जाऊंगा आपके पास। जी अपने आप, मैं अनिल सर के प्रतिक्रिया लेके, उनको जाना है, पहले आप करिएगा, मैं अनिल सर से प्रतिक्रिया लेके जी मैं वही कर रहा हूं कि जो चीजें चुनाव आयोग को करनी थी उसको वो दूसरों पे डाल रहे हैं। जिन सवालों का जवाब देना नहीं दे रहे हैं, बेशर्मी के साथ अपने आप को धमकियां दे रहे हैं, और उसके बाद ये नहीं कह पाए कि 7 दिन बाद क्या करेंगे। क्या उखाड़ लोगे आप राहुल गांधी का? फांसी दे दोगे? कौन सा अधिकार है आपके पास? नहीं, लेकिन उतनी एकड़ में। तो मैं कहता हूं, बड़ी गंभीरता की बात है कि आज नरेंद्र मोदी को उनका एक प्रतिद्वंदी मिल गया है। आज से उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उसी तरह की भाव भंगिमा बनाएगा, उतना ही झूठ बोलेगा और मुद्दे की बात नहीं करेगा। अरुण सर, 1 घंटे 11 मिनट राहुल गांधी जी ने 7 जो उनका अगस्त वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली वाली, उसमें उन्होंने कहा, ये 1.5 घंटे के लगभग चली। कंपटीशन वो भी है, आपने कहा कि वो शायद नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, तो उनकी ये भी कही थी कि उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट की, मैं उससे ज्यादा करूंगा। लेकिन जो राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन था उसे सिरे से खारिज किया कि उनका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तथ्यहीन था, बेसलेस था, हमारे आंकड़े नहीं थे। और आप 1.5 घंटे बोलते हैं, जवाब कुछ नहीं आता। आप कुछ चीजें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उसको खत्म कीजिएगा, और साथ में ये भी 1 घंटे 11 मिनट
बनाम 1.5 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त। इस पे आपकी टिप्पणी। मैंने वही बात मैं कह रहा था कि भला हो राहुल गांधी ने सबको काम पे लगा दिया। ज्ञानेश कुमार आके ज्ञान बांट रहे हैं, नरेंद्र मोदी सड़क पे जाके उस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं जो टुकड़ों में हो रही है, रोड शो कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया अलग लगा है, वो सब क्या दिखा रहा है, बाकी चीजें दिखा रहा है राहुल की रैली के अलावा। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि आज ज्ञानेश कुमार ने ये प्रदर्शित किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। भले ही उन्होंने पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष समकक्ष सब कहा, जय हिंद जय भारत कहा, लेकिन वो कितने बड़े ज्ञानी हैं ये भी प्रमाणित किया। वो कहते हैं कि चुनाव की सूची, मतदाता सूची अलग है और वोट डालना अलग है। कौन नहीं जानता इस बात को। वो कहते हैं कि अगर 2 जगह कोई वोट डालेगा वो गैर कानूनी है। जैसे वो जानते ही नहीं है कि 2 जगह वोट आपने बना दिया तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम तो आप कर रहे हो। कितनी जैसे इस देश का कानून तो झूठ बोलने वाले को फौरन पकड़ लेता है, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी से कल ही उतर जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि लाल किले से झूठ बोल रहे थे वो। तो ये जो मासूमियत दिखा रहे थे, इतनी मूर्खताएं कर रहे थे, वो वही कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मिल रहा है। वही चेहरे के भाव, उसी तरह के झूठ, और काम क्या, जो काम उनका नहीं है। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने सारे दलों को लगा दिया। उनको वो कौन सी महिला थी जिसका वो था, उनको लगता है बहन बहू बेटियों को आपको प्राइवेसी। भाई चुनाव आयोग उनकी प्राइवेसी की चिंता कर रहा है तो चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट बंद कर देनी चाहिए, उसको घर घर जाके वोट डलवाने चाहिए ताकि कोई महिला ना निकले। इतनी ताकत लाओ तो सबकी प्राइवेसी देखो। बेशर्मी के साथ कुतर्क कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था, किसी सवाल का सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, लगातार वो कुतर्क करते रहे। अब इसमें जो अभी अनिल जी ने कहा हो क्या रहा है, प्रमाणित हो गया। आप लगातार राहुल गांधी को बिना नाम लिए अटैक कर रहे हो, उन्हें धमकी दे रहे हो। मैं कहता हूं कि आप हलफनामा दीजिए। भाई हलफनामा, जब ये सवाल पूछा गया कि हलफनामा बीजेडी ने दिया था, अखिलेश यादव ने दिया था, चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, तो झूठ बोल गए। नहीं, अरे शिकायत की, हलफनामा दिया है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो। क्या सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बात हुई कि राहुल और जो इंडिया की रैली और बिहार में जो वोट यात्रा, उसको भोतरा करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार उतरे। लेकिन वही जो बात कही तेजस्वी यादव ने कि बिहार की जनता चूना रगड़ना जानती है और कैसे चबा लेती है, तो खैनी और वो लाल मिर्ची जो सत्तू के साथ खाते हैं, ज्ञानेश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी को भी झटका बिहार से ही मिलेगा। हालांकि वो जब सिंदूर लेने बिहार गए थे ऑपरेशन सिंदूर के लिए, अब जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि झूठ, उनसे बड़ा झूठा तो चुनाव आयोग साबित हो गया उन्हीं की शैली में। ठीक। गंभीर मुद्दा यह है कि जिन सवालों को उठाया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, पहली लाइन में वो ये कहते कि हमने आपको ये इसलिए बुलाया है कि 14 तारीख को जो आदेश दिया गया था 3 दिन के भीतर करने के लिए, उसकी कंप्लायंस में हमने ये तैयारी की है, हमने ये सब कर लिया है। नहीं बोले। चुनाव आयोग के जो निर्देश थे उन पर कोई बात नहीं, पूछे जाने पर कहा हाँ आधार भी एक वो है। तो ये जो चीज है, ये जो साबित कर रहा है कि ये काम अभी तक, जो काम किरण रिजिजू कर रहे थे, जो काम अनुराग ठाकुर कर रहे थे, अमित मालवीय कर रहे थे, आज वो काम खुद ज्ञानेश कुमार ने किया। और ये करके ज्ञानेश कुमार ने पूरे विपक्ष का बहुत काम आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जितना बोला है सब रिकॉर्ड पर है। जितनी देर वो बोलते गए उतने ज्यादा वो पॉइंट विपक्ष को देते गए। अगर वो कम बोलते, पॉइंटेड बोलते, तो आज हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। ये साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों से ज्यादा नौकरशाहों पर विश्वास रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें कैबिनेट में ले लेते हैं और जब तक, और उन्हें वो काम देते हैं, रिटायरमेंट के काम बाद मिलाए ज्ञानेश कुमार को काम, कि चुनाव आयोग भी बीजेपी का एक मोर्चा बन के काम कर रहा है। आज के बाद कोई गुंजाइश नहीं बची है शक की, कोई शक नहीं बचा है। ज्ञानेश कुमार बिल्कुल हूबहू वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं। अब इसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी ना करें, कर कुछ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब पर वही लागू होता है, अनुराग पर भी लागू होता है, बाकी लोगों पर भी। और आपके पास वैधानिक हक नहीं है। ठीक बात। ओपी रावत साहब का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था अखबार में। आपके पास वैधानिक हक नहीं कि इस तरह का हलफनामा आप मांगे। अगर इनको इतना भी ज्ञान नहीं है
और सबसे बड़ी चीज, मैं एक बार फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आज उन्होंने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी की 11 साल की सरकार को बिग जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। जितने सवाल उठाए, लोगों के पास मकान नहीं, करोड़ों लोग बेघर, तो ये सब क्या है? इसके लिए विपक्ष को अब चुनाव आयोग को ही आयुक्त को ही कोर्ट कर करके आप आगे बढ़ेंगे तो देखते जाइए कितना मजा आता है। कोई जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अरुण सर आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने पहले दौर में आपने चीजें कही, आपने सारी चीजें चाहे कि क्या सतर्क होना चाहिए क्या कुछ, लेकिन अरुण जी ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जबरदस्त तरीके से भयभीत हैं राहुल गांधी से? मैं इस बात को, वैसे तो है, हम लोग बार बार बात करते हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, बौखलाहट हड़बड़ाहट उनके बयानों में, उनका सामने ना सब दिखाता है, लेकिन जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार में एक आंदोलन जो पहले से घोषित है 17 को जाने वाले, सेम टाइम में उनको देश के सामने, आपने भी कहा था पहले राउंड में कि उस चीजों का दोबारा उद्घाटन करना पड़ा जो ऑलरेडी उद्घाटित हो चुके थे। ये क्या है? मतलब ये क्या दिखला रहा है कि इस कदर मतलब भय है कि अब खुद को सामने आए बिना बात नहीं बनेगी? उनके तो अभी तो आपने कारिंदे आगे बढ़ाते थे, अब खुद को आना पड़ रहा है। इस पर एक नोट आपका। संजीव जी बिल्कुल सही, मैं भी वही कह रहा था कि आज जो हुआ, आप देखिए अभी तक कौन सामने आता था? किरण रिजिजू आते थे, संबित पात्रा आते थे, या तमाम गौरव भाटिया, ऐसे दर्जनों लोग एक साथ उतरते थे, राहुल गांधी पे अटैक करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये आभास हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अब ये जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो इस लायक नहीं बचे कि वो राहुल गांधी पर हमला कर सकें या उनका मुकाबला कर सकें। तो आज उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को उतारा। और मैं फिर कहूंगा, पिछली बार भी बात की थी, ये डर तो नरेंद्र मोदी का था और ये है कि अब उनके पास कोई नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, भाजपा के भीतर दो फाड़ हुए हैं। 12 तारीख को हमने सुनील जी सबने देखा है कि राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के कैंडिडेट को हराया। दोनों भाजपा के सांसद थे, सार्वजनिक लड़ाई हुई। मोदी की कितनी किरकिरी हुई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 दिन हुए, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने किया और उन्होंने जिस तरह से उनका अनुसरण किया है, इसको आप अन्यथा मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। आज पहली बार, सुनील जी आप उस वक्त नहीं थे, सुनिए क्या हुआ है। 1 घंटे से ज्यादा अगर भाषण दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, उनके झूठ देखिए डंके की चोट पे, उनके तौर तरीके देखिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जैसे नरेंद्र मोदी नहीं लेते। तो आज तो नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अब पार्टी के भीतर ना सही, एक उनका कॉम्पिटिटर जो उनकी हुबहू नकल कर लेता है वो सामने खड़ा हो गया है, उतना ही बड़ा झूठ बोले, उसी तरह बोले, और राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया। ये जो चीज है, ये जो ओछापन, जो छिछोरापन संसद में पहुंचा था, वो आज हमने, देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि एक अफसर आता है, वो तुकबंदी करता है, वो झूठ बोलता है। गंभीरता तो इस बात की थी कि अगर नरेंद्र मोदी को यही करना था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उसका जवाब दिलवाते, राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब हो जाता, बात खत्म हो जाती, जिक्र ही नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये बता देते कि हमने ये सारे चीजों को आदेश जो हुए हैं उनका हमने पालन कर दिया है, हम सब करवा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आई, सीधा जवाब भी नहीं आया। जवाब ये आया कि लोग झूठा पीपीटी बना रहे हैं। भाई दस्तावेज आपके हैं, 7 दिन में हलफनामा दे, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं बोल पाए क्योंकि जो चीजें नहीं है। ठीक वही जब आप कह रहे थे तो लाल किले का भाषण मुझे याद आ रहा था, कभी एकदम ये सवाल मैं अरुण जी सवाल करने वाला था कि 15 अगस्त 2025 का जो भाषण है जिसमें उन्होंने संघ को महिमा मंडित किया था, वो सवाल है, मौजूद है कि संजय जी मैं वही कह रहा हूं, प्राचीर से आप जो कुछ कहा आपने कि ये जो है एनजीओ है दुनिया का सबसे बेहतर एनजीओ, क्या है ये? देखिए संजीव जी, जितना लाल किले की प्राचीर पवित्र थी, जितना प्रधानमंत्री का पवित्र गरिमा में पद गरिमा में था, उसी तरह से हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग निष्पक्ष और गरिमा में थे। और हमने देखा 3 दिन के अंतर में 15 अगस्त को, हालांकि पिछले 11 साल से देख रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को तो जब संसद लाल किले की प्राचीर से 64 में नेहरू जी मर गए, 68 में सेमीकंडक्टर आए, और उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। जो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, वो एनजीओ हो गया, उसने 100 साल सेवा कर दी। सरकार के जो सरकारी संस्थान है, महात्मा गांधी से ऊपर सावरकर हो गए। और जिस तरह का झूठ, कंटिन्यूअस झूठ एक घंटे से ज्यादा बोला गया, ठीक वही आज ज्ञानेश कुमार कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी की तरह, उनके चेहरे पे कभी गुस्सा आ रहा था, कभी वो तुकबंदी कर रहे थे, कभी वो स्पष्ट झूठ। लेकिन वो न तो ये बोले कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अगर वो कह रहे थे तो फिर उनके कटघरे में अगर आप देखो तो उतने ही अनुराग ठाकुर आते हैं, उतने ही किरण रिजिजू आते हैं जितने राहुल गांधी आते हैं, लेकिन नाम तो नहीं लिया उन्होंने। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुद्दा उठाना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, स्पष्ट ऑर्डर कि 3 दिन में आपको लगाना है, 14 तारीख के बाद 15, 16, 17, आज तीसरा दिन पूरा, उस पर कोई बात नहीं है। तो जितनी सीना ठोक के 56 इंच के सीने के साथ नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और सिर्फ अपनी बात कहते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, देश की बात नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, चाहे वो सदन हो, चाहे वो कोई सार्वजनिक मंच हो, इसीलिए वो मन की बात करते हैं। तो वो जो चीज है वो पूरी तरह से उसको फॉलो किया ज्ञानेश कुमार ने। लेकिन ज्ञानेश कुमार ये भूल गए कि वो एक सेवानिवृत्त नौकरशाह है, वो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी की नकल कर लें तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये समझ जाना चाहिए कि उनका कॉम्पिटिटर आ गया है, उनसे बेहतर करेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा है, डिग्रियां हैं। आज का खतरा नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा हुआ है। गंभीरता से देखें तो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोला, मतलब यह है कि पूरा आवा, जैसे कभी कभार कुम्हार का पूरा आवा खराब हो जाता था, सुनील जी जानते, गांव में कई बार होता था, आग नहीं लगती, सब कच्चा रह जाता, वैसे आज ये प्रमाणित हुआ कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सब अपने स्तर से गिर चुके हैं। इन्होंने देश की गरिमा गिराई है, दुनिया की नजर। जो अभी बात आ रही थी, रविंद्र ने कहा कि दुनिया के सभी प्रतिनिधि हमारे उसी चाणक्यपुरी, उसके आसपास रहते हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में है अशोक रोड के। किसी को इनको ये नहीं शर्म आती कि हम झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और ये इसका खामियाजा बिहार की जनता तो ठीक है, महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता, और अब 12 तारीख की घटना के बाद बीजेपी के भीतर बनारस का क्या हाल है पता करिए। नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन सबसे बुरा था। ताकत बिहार में राहुल और इंडिया गठबंधन ने दिखाई, और उतना ही गड्ढा उनके लिए ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में खोद दिया। अरुण सर, मैं यहां आपको खत्म करना चाहूंगा। टीएन शेषन कहते थे कि मैं नाश्ते की टेबल पर नेताओं को खाता हूं, और कहीं कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि सब नेताओं को खाता हूं। राजीव कुमार ने परिभाषा को बदला, और अब ये तो ये हो गया, हम कहते हैं ना कि साहब मैं वेज हूं, मैं नॉन वेज हूं। इधर ऐसा लगता है अब बीते 6-7 साल से ये हो गया है कि साहब मैं सिर्फ खाता नेताओं को हूं, परेशान नेताओं को करता हूं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के। क्या ये वही स्थिति, और साथ में अपने पाले में गोल मार दिया गया है ज्ञानेश कुमार जी द्वारा? यहां समाप्त करो। देखिए, आज ज्ञानेश कुमार जी ने सेल्फ गोल किया है, लेकिन ये सेल्फ गोल हुआ किसके लिए? उन्होंने जिस काम के लिए, जो अभी रविंद्र कह रहे थे, मैं कहता हूं सब कुछ स्क्रिप्टेड था। पक्ष विपक्ष समकक्ष से लेकर जय हिंद जय भारत। क्या चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त नारा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे? क्या वो रैली को संबोधित कर रहे थे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब शेषन साहब कहते थे मैं नेता को खाता हूं ब्रेकफास्ट में, जब अगर किसी से पूछा जाएगा तो ज्ञानेश कुमार कहेंगे कि जो हुजूर कहते हैं मैं वैसा मुजरा करता हूं। ये शुद्ध कोठे का मुजरा है जैसा। और मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हर नकल, हर पहलू की नकल की गई है आज। झूठ बोलो, चेहरा बनाओ, तेज आवाज में बोलो, उसके बाद गलत बोलो, सब कुछ किया गया है। और जो अभी बात हो रही थी 16 दिन, मैं कहता हूं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुखिया आए, कल तोता का मुखिया आएगा, परसों ईडी का मुखिया आएगा, इनकम टैक्स का मुखिया आएगा, फिर जितनी सरकारी संस्थाएं हैं। देखिए, बीजेपी के पास अपने लोग नहीं बचे, आपस का भरोसा भी कम हो गया है 12 तारीख के बाद। सबसे बड़ी चीज ये है। तो अब जितनी सरकारी मशीनरी है, नरेंद्र मोदी का ये आखिरी दांव है जो उन्होंने चल दिया है। उन्होंने तुरुप का इक्का चला था, लेकिन वो यूजलेस जोकर साबित हो गया है। उसको कहीं कोई वो नहीं है जो
जोकर जो पड़े वो पैकेट में पड़े रहते हैं ताश के पत्ते में, ये साबित हुआ है। वो किसी को भी आप देखिए जितनी भाषा, जिस तरह की चीज कर क्या रहे थे, नरेंद्र मोदी को लगा था जैसे वो 4-5 अफसरों के जरिए अपनी कैबिनेट चला रहे हैं, वैसे ही ये जो बीजेपी का और इसका पीआईबी के, इनके सबके ऊपर हमारे ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान जो आ जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी ने कोशिश भी की, संडे के दिन आए, पूरा उनका चेहरा देखिए, सारी चीजें की, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष हम सब लोगों ने बताया है। आज जितनी बड़ी हार हुई है और जैसे एक्सपोज हुए हैं, तो जैसे सेशन याद किए जाएंगे अपने काम के लिए, वैसे ही केचुआपन के लिए याद किए जाएंगे ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार। और अभी भी मानेंगे नहीं नरेंद्र मोदी। वो कल सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, तमाम एजेंसियां जो हैं कहीं ना कहीं से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ आएंगे। अभी आने वाले दिनों में, मैं बात यहीं खत्म कर रहा हूं, संजीव जी, शुक्ल जी, याद रखिएगा, आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी ये सब शुरू होगा। 12 तारीख को जो नेता एक्सपोज हुए हैं, उनके सबके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई ना कोई कुचक्र रचा जाएगा। अब तो आनंद आने वाला है, आनंद आएगा कि राहुल गांधी हंसेंगे, बाकी सब रोएंगे। ये जो रविंद्र ने कहा था ना कि अब वही है कि मनुष्य बलि नहीं होता है कि समय होत बलवान, बिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन बेईमान। तो अब वो नरेंद्र मोदी जो आसमान पे चढ़ के आए थे, अब उनको जमीन पे अपने पांव नहीं मिल रहे हैं, तो किसका सहारा ले रहे हैं? वो सहारा ले रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो लेंगे कल किसी और का। पहले उनके लिए संबित पात्रा से लेके और गौरव भाटिया तक कितने लोग क्या क्या कर रहे थे, अब उन पे भरोसा नहीं बचा है। और ये नरेंद्र मोदी के पतन की सच्ची प्रमाणिक दस्तावेज बनेंगे पतन की, कि ये क्या क्या हुआ है, कहां थे और कहां आ गए। अभी तो 11वां साल है, नेहरू जी की बराबरी करने वाले थे, तो नेहरू जी की बराबरी तो वहीं जाके होगी, जमीन पे तो नहीं हो सकती।